गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग चर्चा करेंगे कि भारतीय संविधान का निर्माण कैसे हुआ। हम सब लोग जानते हैं कि भारतीय संविधान एक ऐसा ग्रंथ है जो कि विश्व में एक अद्वितीय ग्रंथ और एक अद्वितीय रचना के रूप में जिसको स्वीकार किया गया है। और ये एक ऐसी कोड बुक है जिससे पूरा भारतीय राजनीतिक व्यवस्था जिस पर आधारित है। ये जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया भारत में, वो केवल 2 या 2.5 साल के प्रयासों का फल नहीं था, बल्कि ये एक इवोल्यूशन प्रोसेस के माध्यम से अपनी परिणति पर हम कह सकते हैं कि 26 नवंबर 1949 को पहुंचा था और जिसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। तो आज हम लोग आज के इस लेक्चर में उस प्रोसेस को डिस्कस करेंगे जिसको हम संविधान निर्माण प्रक्रिया, कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस कहते हैं, और जो एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था जिसको संविधान निर्मात्री सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कहा जाता है, उस संस्था के माध्यम से जिस संविधान की रचना हुई, उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं और तथ्यों की आज हम इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन्स के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो भारतीय संविधान है, ये 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया और जिसको आज हम गणतंत्र दिवस या रिपब्लिक डे के नाम से हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन और वो इसलिए उसका महत्व उस दिन का इसलिए है कि इस दिन हमारे जो संविधान बन के तैयार हुआ था उसको इम्प्लीमेंट किया गया। क्वेश्चन यहाँ पर ये उठता है कि 26 जनवरी 1950 को ही क्यों किया गया, जिस पर अभी हम लोग चर्चा करेंगे। इसका एकमात्र कारण यही था कि 26 जनवरी को 1930 से लगातार हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में सेलिब्रेट करते चले आ रहे थे। हालांकि हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, लेकिन केवल 26 जनवरी की महत्वता को दिमाग में रखते हुए ये निश्चित किया गया, संविधान निर्माताओं ने निश्चित किया गया कि हम लोग इसको 26 जनवरी 1950 से लागू करेंगे। तो ये इसके पीछे एक आप कह सकते हैं कि एक इमोशंस जुड़े हुए थे और कुछ उसके प्रैक्टिकल रीजंस भी थे जिसकी चर्चा मैं बाद में करूंगा कि हमारा संविधान जो कि 26 नवंबर 1949 को इनैक्ट और अडॉप्ट किया गया, उसको इम्प्लीमेंट 26 जनवरी 1950 से किया गया। संविधान तो हमारा बन गया, लेकिन जैसा मैं अभी आपसे पहले कह रहा था कि ये एक लंबी विकास की प्रक्रिया का परिणाम था और इस इवोल्यूशन प्रोसेस में या विकास की प्रक्रिया में बहुत सारी चीजें इंपॉर्टेंट थी, बहुत सारे ब्रिटिश एक्ट्स इंपॉर्टेंट थे, बहुत सारे इंडियन नेशनल कांग्रेस और हमारे जो बहुत योग्य विधिवेत्ता थे भारत के, उन सब के योगदान इसमें इन्वॉल्व हैं। कुछ एक्ट्स जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, जिनसे काफी कुछ भारतीय संविधान में लिया गया और जिन्होंने भारतीय संविधान के विकास में एक महत्वपूर्ण रोल प्ले किया। वो कुछ एक्ट्स 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट था, चार्टर्ड एक्ट 1813, 1833, 1853, ये 3 ऐसे एक्ट्स थे। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, 1892 का था। बहुत महत्वपूर्ण सुधार हुए थे जिसको मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स कहते हैं, 1909 के थे। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म 1919 के थे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का था और इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 का था। तो ये जितने एक्ट्स थे, इन सब ने इस विकास की प्रक्रिया में बहुत महत्वपूर्ण भाग अदा किया था और काफी कुछ चीजें इन एक्ट्स और रिफॉर्म से हमारे संविधान के अंदर ली गई थी। इसके अलावा एक और 1935 में नेहरू रिपोर्ट आई थी
जब चैलेंज किया गया था कि क्या आप लोग अपना कोई संविधान, ब्रिटिशर्स ने ये चैलेंज थ्रो किया था कि क्या आप कोई अपना एक संविधान निर्माण करने की स्थिति में हैं, तो वो चैलेंज को स्वीकार किया था पंडित मोतीलाल नेहरू और उनकी टीम ने। और 1935 में एक नेहरू रिपोर्ट बनाई गई थी, जिसके पंडित मोतीलाल नेहरू जिसके हेड थे, तेज बहादुर सप्रू जी भी उसमें थे, सुभाष चंद्र बोस जी भी उसमें थे। तो उस रिपोर्ट को जो है उसके बेसिस पे बहुत कुछ चीज़ें उसमें ऐसी थी जो वर्तमान संविधान का भी हिस्सा है। तो काफ़ी कुछ हम लोग उससे भी इंडैप्टेड हैं, जो कि 1935 की नेहरू रिपोर्ट के नाम से जानी जाती है। ये जो पूरा संविधान बना, भारतीय संविधान, ये एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा बनाया गया था। यानी कि ये बात कही जा रही थी और कही गई थी कि अगर हम भारतीयों के लिए कोई संविधान बनाते हैं तो वो संविधान कौन बनाएगा, उसमें कौन लोग होंगे। तो उसके लिए ये निश्चित किया गया, जो कि अभी आप देखेंगे 1946 में जब कैबिनेट मिशन प्लान आया, कि एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली या संविधान निर्मात्री सभा के माध्यम से भारतीय संविधान का निर्माण होगा। लेकिन उसके बहुत पहले एम.एन. रॉय ने 1934 में ही इसका आइडिया प्रपोज किया था कि स्वतंत्र भारत के लिए जो संविधान बने वो एक सभा के द्वारा बने, जिसका नाम संविधान निर्मात्री सभा हो। और इस डिमांड को 1935 में टेकअप किया गया था कांग्रेस के द्वारा, जो उस समय बहुत सबसे बड़ा राजनीतिक दल था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा उसको एक्सेप्ट किया गया था। और इस ऑफर को 1940 में ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश सरकार ने भी स्वीकार कर लिया था कि भारत में संविधान का निर्माण एक संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा ही होगा। हम सब लोग जानते हैं कि भारत में स्वतंत्रता की प्रक्रिया कैसे हो, इस पर चर्चा करने के लिए कैबिनेट मिशन प्लान भारत में आया था। और उस कैबिनेट मिशन प्लान ने 1946 में अपनी रिकमेंडेशंस में ये कहा था कि जिस साल हमारा संविधान बनना शुरू हुआ, कि भारत में संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के माध्यम से होगा, संविधान निर्मात्री सभा या कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग असेंबली के माध्यम से होगा। इसी कैबिनेट मिशन प्लान में एक बहुत महत्वपूर्ण प्लान था, इसमें पूरी चर्चा की गई थी संविधान निर्माण के संबंध में। इसी में ये कहा गया था कि डायरेक्ट इलेक्शंस तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि उसमें बहुत समय लग जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए मेंबर्स चाहिए थे, कौन मेंबर्स होंगे, कौन लोग मिलकर इस संविधान को बनाएंगे। तो उसके लिए रिप्रेजेंटेटिव चुनने के लिए अगर डायरेक्ट इलेक्शंस किए जाएं भारत में, उसमें बहुत समय लग जाएगा। उसी समय जो नवीन प्रांतीय लेजिस्लेटिव असेंबलीज का गठन हुआ था, व्यवस्थापिकाओं का गठन हुआ था प्रांत स्तर पर, उनके जो मेंबर्स हैं, जो कि आम जनता द्वारा चुने गए थे, तो ये कैबिनेट मिशन प्लान ने एक रिकमेंडेशन दी कि उनके मेंबर्स ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स चुने, यानी कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। और इस इनडायरेक्ट इलेक्शंस में जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज प्रोविंसेस की हैं, जो न्यूली इलेक्टेड थी उस समय, वही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर्स का चुनाव करेंगे। और जो एक रफली एक रेशो डिसाइड की गई थी कि 1 मिलियन पर एक मेंबर हो, एक इस प्रकार का खाका किया गया था कि 10 लाख के ऊपर एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का मेंबर आए। इस रेशो से उसके गठन की प्रक्रिया को प्रारंभ करने की रिकमेंडेशन दी गई थी। सिख्स और मुस्लिम जो लेजिस्लेटर्स थे इन असेंबलीज के अंदर, उनको उनकी सिख और मुस्लिम पॉपुलेशन के आधार पर अपना कोटा डिसाइड करने के लिए कहा गया था कि वो भी एक कोटा के बेस पर अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, जो उनकी पॉपुलेशन है और जितने मेंबर्स हैं उसके हिसाब से कितने उनके मेंबर्स होंगे, उसको उस कोटा बेसिस पर डिसाइड करने के लिए उनको ये कहा गया था। तो इस प्रकार से एक इनडायरेक्ट इलेक्शन की प्रक्रिया अपनाने की बात की गई थी। तो ये इलेक्शंस हुए, इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए। ये जुलाई अगस्त 1946 में संविधान निर्मात्री सभा के इलेक्शंस हुए।
जैसा कि आप इस स्क्रीन में देख रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण स्क्रीन शॉट है जिसमें आप देख रहे हैं कि जो टोटल मेंबर्स कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के ओरिजिनली डिसाइड किए गए ऑन द बेसिस ऑफ द पॉपुलेशन एंड द कोटा एंड द रेशो, वो टोटल मेंबर्स थे 389, और इस 389 में जो 292 मेंबर्स थे वो ब्रिटिश इंडिया के मेंबर्स थे जो डिफरेंट प्रोविंसेस में थे। उस समय जो लगभग 600 इंडियन प्रिंसली स्टेट्स थी, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स जो इंडियन प्रिंसली स्टेट्स को चुनने थे वो 93 थे, और 4 जो थे उस समय जो चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस कहलाती थी, दिल्ली, अजमेर, मेरवाड़ा, कुर्ग और ब्रिटिश बलूचिस्तान, 4 रिप्रेजेंटेटिव इसके थे। तो इस प्रकार से टोटल 389 की फिगर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए निश्चित की गई। इसमें 292 ब्रिटिश इंडिया, 93 प्रिंसली स्टेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स और 4 चीफ कमिश्नरीज के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। इलेक्शंस जुलाई अगस्त 1946 में हुए। जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं कि इसमें जैसे उम्मीद भी की जा रही थी कि जो एक क्लियर कट जो स्वीपिंग मेंबर्स थे वो कांग्रेस पार्टी के थे। टोटल 296 जो मेंबर्स थे, जिसमें जनरल 210 थे, मुस्लिम्स के 78 थे, सिख्स के 4 थे, कुर्ग, मेरवाड़ और दिल्ली के 4 मेंबर्स थे। तो इस प्रकार से जो टोटल मेंबरशिप 296 की थी, इस 296 की मेंबरशिप में कांग्रेस के पास टोटल 208 मेंबर्स थे, मुस्लिम लीग के पास 73 थे, उनकी टोटल मेंबरशिप उनको जो दिए गए थे मेंबर्स वो 78 थे मुस्लिम्स कम्युनिटी को, जिसमें से मुस्लिम लीग ने 73 लिए, और बाकी जो और अकाली दल और जो छोटे छोटे लोग थे उसके आधार पर वो टोटल 15 थे। तो इस प्रकार से टोटल अगर हम देखें तो टोटल आप इस टेबल में देख सकते हैं कि जो मैक्सिमम मेंबर्स थे इस 296 में से 208 मेंबर्स केवल कांग्रेस के थे। और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात एक और आपको जाननी है कि इलेक्शन होने के बाद, ये इलेक्शन हुए जुलाई अगस्त 1946 में, 15 अगस्त 1947 को भारत में पार्टीशन हुआ, भारत को इंडिपेंडेंस मिली, भारत और पाकिस्तान 2 अलग एंटिटीज बन गए। जब भारत और पाकिस्तान दोनों अलग एंटिटीज बन गए, जब पार्टीशन हो गया, तो नेचुरली जो पाकिस्तान के एरिया से रिलेटेड मेंबर्स थे वो सब एक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन के लिए बनी, उसमें शिफ्ट हो गए, और जो इंडियन टेरिटरी के मेंबर्स थे वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए। तो ये संख्या जो टोटल पहले 389 थी वो घटकर पार्टीशन के बाद 299 रह गई, जिसमें से 229 इंडिपेंडेंट जो प्रोविंसेस थे, स्टेट प्रोविंसेस थे, उनके थे, और 70 मेंबर्स जो पहले 93 थे वो अब घटकर 70 मेंबर्स रह गए। ये प्रिंसली स्टेट्स के मेंबर्स थे जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में रह गए, और बाकी सारे मेंबर्स जो थे वो पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में चले गए। उसके बाद हमारा संविधान की प्रक्रिया बननी शुरू हुई। तो जो टोटल मेंबरशिप 299 थी उनके साथ हमारी शुरू हुई ये प्रक्रिया, और हालांकि जो प्रक्रिया थी वो पहले ही शुरू हो चुकी थी, और फर्स्ट सेशन इसका जो था वो 9 दिसंबर 1946 को बुलाया गया था। उस समय वो कंबाइंड सेशन था। मुस्लिम लीग ने शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बॉयकॉट किया था, वो उसमें नहीं थे, और पार्टीशन के बाद वो दोनों अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई थी। तो ये जो हमारा फर्स्ट सेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ, उसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को ऑफिशिएटिंग चेयरमैन, चूंकि वो सीनियर मोस्ट मेंबर थे उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के, उनको ऑफिशिएटिंग चेयरमैन बनाया गया, और उसके बाद प्रॉपरली इलेक्टेड परमानेंट चेयरमैन 11 दिसंबर को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, जो बाद में भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए, उनको परमानेंट चेयरमैन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का बनाया गया, और इस ऑफिस को बाद में प्रेसिडेंट ऑफ द असेंबली का नाम दिया गया, लेकिन जिस समय बनाया गया उस समय इसका नाम चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली था। बहुत सारी प्रक्रियाएं हुई, बहुत सारी कमेटीज थी जिनके माध्यम से संविधान बना, और
कुछ बहुत महत्वपूर्ण कमेटी थी, हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी जो सबसे महत्वपूर्ण कमेटी थी उसके चेयरमैन थे। और ये जो पूरी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी वो 5 प्रोसेस से गुजरी, 5 उसकी प्रक्रियाएं थी, 5 उसके चरण थे जिसके माध्यम से कॉन्स्टिट्यूएंट मेकिंग प्रोसेस में असेंबली ने काम किया। पहली स्टेज थी कि जो डिफरेंट अलग अलग टॉपिक्स के लिए जो कमेटीज बनाई गई थी, मान लीजिए कमेटी एक थी जो फंडामेंटल राइट्स पे काम कर रही थी, एक कमेटी थी जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे काम कर रही थी, एक कमेटी थी जो नेशनल फ्लैग के ऊपर काम कर रही थी। तो इस तरह से बहुत सारी डिफरेंट कमेटीज, एक थी जो लैंग्वेजेस के ऊपर काम कर रही थी। तो बहुत सारे डिफरेंट छोटी छोटी कमेटीज बनाई गई थी जिनको टॉपिक्स दिए गए थे कि आप इन टॉपिक्स पर काम करिए। तो वो अपनी कमेटीज की रिपोर्ट्स जो हैं वो सबसे पहले बनाते थे और उसको देते थे ड्राफ्टिंग कमेटी को कि अपनी जो भी उनकी रिपोर्ट्स थी उसको बनाकर ड्राफ्टिंग कमेटी को सौंपते थे। तो फर्स्ट स्टेज वाज कमेटीज टू प्रेजेंट रिपोर्ट्स ऑन बेसिक इश्यूज, उसको बेसिक इश्यूज जो थे उस पर देते थे। उसके बाद जो सेकंड स्टेज थी वो बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज थी जिसको कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर BN राव साहब थे। तो BN राव साहब क्या कहते थे कि जो रिपोर्ट्स ये आती थी उसके आधार पर एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करते थे। और केवल वही नहीं बल्कि इन रिपोर्ट्स के साथ साथ वो डिफरेंट जो वर्ल्ड के कॉन्स्टिट्यूशंस थे जहाँ से हम लोगों ने बहुत कुछ लिया, जिसको आगे हम लोग डिस्कस करेंगे अगले लेक्चर में, तो उन कॉन्स्टिट्यूशंस में भी क्या क्या चीज़ अच्छी हैं या पुराने एक्ट्स में क्या क्या चीज़ अच्छी हैं, उस टॉपिक से रिलेटेड जिस टॉपिक पे रिपोर्ट आई है उस सबसे रिलेटेड वो उस टॉपिक, उस बेसिक जो इश्यूज थे या जो बेसिक जो हेड्स थे उस पर अपनी एक इनिशियल ड्राफ्ट तैयार करते थे। और ये ड्राफ्ट फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के पास जब पहुंचता था जिसके चेयरमैन डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, वो उसको एक फाइनल शेप देकर उसको पब्लिश करते थे पब्लिक डिस्कशन और कमेंट्स के लिए। पब्लिक डिस्कशंस उसमें होते थे, उसमें डिबेट्स होती थी, उसमें कमेंट्स होते थे और उसमें एक उसको धीरे धीरे एक कॉमन एग्रीमेंट, कॉमन कंसेंसस से उसको एक शेप दी जाती थी। और फिर इस फाइनल जो एक ड्राफ्ट बना उस ड्राफ्ट को फिर वो उस पूरी जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फुल कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के सामने पेश किया गया, उस पर डिस्कशंस हुए, उस पर अमेंडमेंट्स प्रपोज किए गए और एक फाइनल शेप उस संविधान को दी गई जो 26 नवंबर 1949 को सब लोगों ने जिसको माना, अडॉप्ट किया और जिसको 26 जनवरी 1950 से पूर्ण रूप से लागू किया। इसमें बहुत सारी चीज़ें अंतर्निहित हैं जो हम लोग जब फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी करेंगे तो हम लोग उन चीज़ों को आगे जाकर देखेंगे। यहाँ पर हम लोग उसके निर्माण की प्रक्रियाओं से ही संबंधित केवल बातें कर रहे हैं। जो हमारा संविधान ये बना, इसमें बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जो आपको जाननी चाहिए और जिसको हम कह सकते हैं जो लेसर नोन फैक्ट्स हैं, विच आर वेरी इंटरेस्टिंग बट एंड इक्वली इम्पॉर्टेंट आल्सो। जो हमारा फाइनली कॉन्स्टिट्यूशन बना उस पर 26 नवंबर 1949 को जिसको अडॉप्ट किया गया, उसको जब वहाँ पर जिस हॉल में रखा गया जिसको आज हम लोग सेंट्रल हॉल ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं, उस समय उसमें 284 मेंबर्स प्रेजेंट थे। ये जो हमारा संविधान है ये अब तक का विश्व का सबसे बड़ा संविधान कहलाता है। और इसकी सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये पूरा संविधान हाथ से लिखा हुआ था। ये हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेजेस में हाथ से लिखा हुआ संविधान था और इसको हाथ से लिखने वाले व्यक्ति का नाम था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। पहली बार इस संविधान को देहरादून से पब्लिश किया गया था और जो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा हैं, इन्होंने कैलियोग्राफी का प्रयोग करके बहुत सुंदर तरीके से इस संविधान को लिखा था। और उसके हर पेज पर आप देखेंगे जो ओरिजिनल संविधान अगर आपको कभी देखने को मिले तो उसके हर पेज को बहुत डेकोरेट किया गया था और उसको डेकोरेट करने वाले आर्टिस्ट शांति निकेतन से आए थे जिन्होंने उसको डेकोरेट किया था। हर एक पे बहुत सारे
एपिक्स का, माइथोलॉजीज का, धार्मिक ग्रंथों का, बहुत चीज़ों की, कुछ नेचर से रिलेटेड चीज़ों के फोटोग्राफ्स उसके साथ साथ में, उस संविधान के लिखने के साथ साथ में वो भी पेजेस पर दिए गए थे। ये जो ओरिजिनल हमारा संविधान है, ये आज भी पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में, जो उसको प्रिजर्व करने के लिए हीलियम गैस चाहिए, उससे फिल करके उसको बहुत शीशे के अंदर, बहुत पार्लियामेंट्री लाइब्रेरी में आज भी उसकी ओरिजिनल कॉपीज रखी हुई है। फिर इसको अलग अलग भाषाओं में पब्लिश किया गया, प्रिंट किया गया, वो एक अलग बात है, बट ओरिजिनली इट वाज हैंड रिटन डॉक्यूमेंट। जैसा कि मैं आपको पहले बता रहा था कि हमारा संविधान अडॉप्ट किया गया 26 नवंबर 1949 को, लेकिन इसको पूर्ण रूप से इम्प्लीमेंट किया गया 26 जनवरी 1950 को। क्यों, इसकी बात हम लोग कर चुके हैं। उसके पीछे एक इमोशनल सेंटिटी थी, लेकिन साथ साथ उसके पीछे, जैसा मैं आपको पहले बता रहा था, कुछ प्रैक्टिकल नीड्स भी थी, जिसकी वजह से हमारे संविधान के कुछ हिस्सों, जैसे कि सिटीजनशिप का इशू था, जैसे कि इलेक्शंस होने थे, प्रोविजनल पार्लियामेंट का गठन होना था, तो इस तरीके की चीजों को लागू हम लोगों ने 26 नवंबर 1949 को ही कर दिया था, बिकॉज इट वाज टू बी डिसाइडेड दैट हु विल बी सिटीजन्स ऑफ इंडिया ऑन 26 जनवरी 1950। तो इसलिए सिटीजनशिप से रिलेटेड इलेक्शंस ड्यू थे, तो इलेक्शंस कैसे होंगे, इलेक्शंस का प्रोसेस क्या होगा उस इंडिपेंडेंट इंडिया के लिए, इस तरह की कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को 26 नवंबर 1949 को ही इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इस तरीके से ये हमारा एक संविधान बना, जो कि एक विश्व की अद्वितीय रचना है, और वर्ल्ड का जो लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। इसमें उसके पीछे एक रीजन ये भी था कि उस समय इस तरीके की प्लुरलिटीज थी, डाइवर्सिटीज थी, प्रिंसली स्टेट्स की प्रॉब्लम्स थी, पार्टीशन के इश्यूज थे, कि हम लोगों को अपने संविधान को ज़्यादा से ज़्यादा एलेबोरेटेड, क्लियर एंड वेल रिटन डॉक्यूमेंट की एक शेप देनी थी। हालांकि हमारा संविधान कोई एक स्टैटिक या गतिहीन ग्रंथ नहीं है, और यही कारण है कि आज 70 साल के बाद हम देखते हैं कि संविधान में परिस्थिति के हिसाब से, नीड्स के हिसाब से संविधान में लगातार परिवर्तन हुए, और आज हमारा संविधान किसी ना किसी फॉर्म में, कुछ बड़े कुछ छोटे अमेंडमेंट्स के रूप में 100 से ज़्यादा बार परिवर्तित हो चुका है। तो ये कुछ एक प्रक्रिया थी, एक निर्माण की प्रक्रिया थी, जिसके बारे में मैंने आपसे कुछ डिस्कशंस किए, और नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपसे डिस्कस करूंगा कि भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं, जो ये संविधान हमारे सामने आया, ये एक यूनिक रचना क्यों है, इसके क्या बेसिक फीचर्स। आई होप यू लाइक्ड दिस जर्नी ऑफ द मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू वेरी मच।